हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। हम लोग यूपी वीडियो एग्जाम का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने हिंदी को सॉल्व किया था। ये प्रैक्टिस सेट आपके घटना चक्र के हैं। हम लोगों ने हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था और आज हम लोग यहाँ पे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग पेन कॉपी लेकर, साथ में पानी बोतल लेकर शुरू हो जाते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे। यानी अब देखिए दो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं। पहले था मेगास्थनीज और उनका बुक का नाम क्या है, इंडिका। और किसके बारे में, भारत के बारे में। वो किस देश के थे, पुर्तगाल के थे, ग्रीस के थे, मिस्र के थे या तुर्क के थे। तो फ्रेंड आपके ध्यान रखिएगा, ग्रीस के थे। और ये किसके दरबार में आए थे, तो ये आए थे फ्रेंड्स आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। कौन, आपके मेगास्थनीज। और इसको किसने भेजा था मेगास्थनीज को, तो भेजा था फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर ने। ठीक है, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर का दरबारी कवि था। और भेजा किसके काल में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो 14 शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है फ्रेंड वो है आपका 13वां। इसी शिलालेख में आपके कलिंग विजय, किसकी विजय, कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। और ये कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था फ्रेंड आपका 261 ईसा पूर्व यानी बीसी में। ध्यान रखिएगा ये चीज। और आज का कलिंग जो है वो आज का है क्या, वो है आज का बेटा ओडिशा। ध्यान रखिएगा आप, ये क्या है आपका आज का ओडिशा है। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या हुमायूं। तो हुमायूं, ध्यान रखिएगा, मुगल शासन का दूसरा शासक और बाबर का पुत्र हुमायूं, जिसकी मृत्यु सन 1556 में, ध्यान रखिएगा, जिसकी मृत्यु सन 1556 में दीन पनाह, कहां पे बेटा, दीन पनाह नामक एक जगह थी दिल्ली में ही, जहां पर उसने अपना लाइब्रेरी बना के रखा था, उसी की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। और लेन पूल ने इसके बारे में कथन भी कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर डगमगाता रहा और अंतिम क्षण में भी डगमगाते ही उसकी मृत्यु हो गई। अगला 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था, हेमू, फैजी, अबुल फजल या बैरम खां। तो प्रारंभ में आपका बैरम खां जो था ये अकबर का आपका संरक्षक था। संरक्षक मतलब 14 वर्ष की उम्र में ही क्या हुआ था, अकबर जो है वो राजा या बादशाह बन गया था। ठीक है, तो उनकी रक्षा करने के लिए उनके धाई माँ जो थी महामंगा, उनके ही जो हस्बैंड थे बैरम खां, वो उनके संरक्षक बने थे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करेंगे, पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ये पहला युद्ध था। और अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया आपका पानीपत का दूसरा युद्ध था। ये पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में ही होता है, जबकि वाला आपका 1526 में होता है, पहला वाला। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और इस क्वेश्चन के बिना तो पेपर बनता ही नहीं है बंगाल विभाजन के बिना। तो बंगाल विभाजन का उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, एल्गिन, मिंटो या हार्डिंग। तो उस समय थे आपके लॉर्ड कर्जन। कब हुआ बंगाल विभाजन, 1905। ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा कब की गई थी, 21 जुलाई 1905 को इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन कब किया गया था फ्रेंड आपका 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1812, 1800, 1806 या 1813। तो ये हुआ था फ्रेंड आपका 1806 में वेल्लोर विद्रोह। ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का धार्मिक विद्रोह था, यानी सैनिकों द्वारा किया गया एक प्रकार का धार्मिक विद्रोह था। क्योंकि अंग्रेज जो शासक थे उन लोगों ने कह दिया था कि जो भारतीय सैनिक है वो अपने किसी प्रकार का धर्म का चिन्ह का प्रयोग अपनी ड्यूटी समय नहीं करेंगे, जिसके कारण भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने वेल्लोर विद्रोह कर दिया था। पूछा भी जाता है कि 1857 से पहले विद्रोह कब हुआ था। तो इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं फ्रेंड, ये हमारा जूम हो चुका है, लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या 9 मई 1857। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मई 1857। और ये पूछा जाता है दिल्ली कब पहुंचा था,
तो दिल्ली के विषय में भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली ये 2 दिन बाद यानी वही 12 मई 1857 को पहुंचा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत संयम अयंगर या डीवी डॉक्टर पीवी चेरियन? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये आपके सन 1952 से लेके सन 1956 तक लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। वही बात करेंगे आप अनंत संयम अयंगर के, तो ये आपके लोकसभा के पहले क्या थे फ्रेंड्स? उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष तो हम लोग ध्यान ही रखते हैं, उपाध्यक्ष को भी ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अयंगर महोदय या अय्यर महोदय आपके थे। आप जैसे इनको याद करना चाहें याद कर लीजिए। 110 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया है, किसका रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर GS ढिल्लन, डॉक्टर मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़ या डॉक्टर श्री हुकुम सिंह। तो ये कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बलराम जाखड़। इन्होंने सन 1980 से लेके सन 1989 तक ये लोकसभा के क्या रहे हैं? ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वही बात करें अगर हम लोग फ्रेंड्स मीरा कुमार की, तो ये लोकसभा की प्रथम महिला लोक अध्यक्ष थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण निवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5? तो 1/3 सदस्य लगभग आपके राज्यसभा से प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? आपके बदल जाते हैं। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया है? ये आर्टिकल अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा बताया गया है। उसमें ही बताया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 सदस्य आपके हो सकते हैं, जिसमें 238 चुने हुए, 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट स्तर का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि कौन एक कैबिनेट स्तर का नेता होता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर? तो जो विपक्ष का नेता होता है फ्रेंड, ये बिल्कुल इक्वल होता है आपका एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या दमन और दीव? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जानते हैं। आपका जो भारत है, ये भारत है, इस भारत के इस हिस्से में जो छोटे छोटे द्वीप बटे हुए हैं, इन्हीं को हम लोग अंडमान और निकोबार कहते हैं। इसी में अंडमान निकोबार में लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो यह है फ्रेंड आपकी पोर्ट ब्लेयर। क्या है आपकी? पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेंड्स, आगे है 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपलेख, सिपकिला, नीति या मुलिंग? तो फ्रेंड जो आपका सिपकिला दर्रा है, ये आपका उत्तराखंड में ना होकर ये कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है फ्रेंड? आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट या मुकुट पर्वत? तो मुकुट पर्वत की जो लंबाई है या ऊंचाई है फ्रेंड, ये सबसे कम है। फर्स्ट पे कौन है? कंचनजंगा, सेकंड में कौन है? नंदा देवी, कॉमेट आता है इसके साथ 3rd नंबर पे, और 4th पे आता है आपका कौन सा? मुकुट पर्वत, जिसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड वो 7000 कुछ है आपकी, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं याद है, लेकिन 7000 कुछ है। आगे बढ़े, 116 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या मोजावे? ध्यान रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म और रेगिस्तान है वो है सहारा, जो आपको कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है फ्रेंड आपके अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा आपका गर्म रेगिस्तान है। लगभग इसके आप बात करेंगे तो 3.6 मिलियन स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेट कर लेते हैं फ्रेंड हम लोगों के। तो ये हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, जिससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देख लेते हैं क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन सेट हो चुका है, 117 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो भैया हमसे पूछा गया है, एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उसकी राजधानियां हैं। तो चलो हमें जो पता है हम उनको मिला लेते हैं। सबसे पहले हम केन्या, मुझको पता है, जैसे मैं केन्या को मिलाना शुरू करता हूं। तो केन्या का जो है वो फ्रेंड है आपका नैरोबी।
कन्या का क्या हो जाएगा, नेरोबी। तंजानिया की बात करेंगे तो तंजानिया का है डोडोमा। तो देखो भैया A3B2 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसी अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। C4 यानी कि आपका नामीबिया का विंडोएटक, मोरक्को का रबात। ठीक है, तो आप ऐसे सेट कर लीजिएगा। चारों राजधानी आपको बहुत ही मुश्किल है, आपको पता हो, आपको ऑप्शन से तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? अल्जीरिया, लीबी, नाइजीरिया या मिस्र? तो नाइजीरिया जो है मित्र, ये आपका अफ्रीकी मतलब सहारा देश, सहारा जो आपका डिजर्ट उसके रेगिस्तान के आसपास नहीं आता है। लगभग 10 ऐसे देश हैं जो अफ्रीका के सहारा डिजर्ट के आसपास आते हैं। नेक्स्ट है, देश बंधु किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास से भगत सिंह? तो चित्तरंजन दास को आपका देश बंधु कहा जाता है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्व व्यय का उदाहरण है? फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत या एक नई सिलाई मशीन की स्थापना? तो एक प्रिंटर की जब आप मरम्मत कराते हैं तो उसमें आपका व्यय जो है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति, अविस्फीति, मंदी या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है मुद्रास्फीति। जब बाजार में मूल्य ज्यादा हो जाए और उत्पाद क्या हो जाए, उत्पाद कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये स्थित है आपका वृंदावन में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यवाही की नींव रखी? कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ या श्रावस्ती? तो बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था और उसी को बुद्ध में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वही बात करें सबसे ज्यादा कहाँ दिए हैं? सबसे ज्यादा दिए हैं आपके श्रावस्ती में। लास्ट वाला कहाँ पे दिया है? लास्ट वाला दिया है आपका कुशीनगर में। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये शहर में स्थित है आपके फ्रेंड लखनऊ में। इलखास खां का रोजा मकबरा यानी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, झांसी या बदायूं? तो स्थित है फ्रेंड आपके बदायूं में। और बदायूं के बारे में एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा कि ये 9 जिलों से सीमा लगाता है। यूपी के 9 जिलों से ही सीमा लगाने वाला खुद यूपी का एक ऐसा जिला तो वो है फ्रेंड आपका बदायूं। ये चीज ध्यान रखिएगा, बदायूं जो है वो अन्य 9 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो ये भी स्थित है फ्रेंड आपका वृंदावन में। इसमें कृष्ण जी के 10 अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया है। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया है? आसिफउद्दौला, आसिफ जा मिर्जा, सुजाउद्दौला या यामिन उद्दौला? तो आसिफउद्दौला ने सन 1785-86 के आसपास आपका ये बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, जितने भी मोस्टली चीजें हैं ये इन्होंने ही बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है कहाँ स्थित है? झांसी, मेरठ, अमृतसर, इलाहाबाद? सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से ही होती है और इसी विक्टोरिया पार्क को यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? जंग आजादी पार्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेर फेर करने के लिए किया जाता है? तो ये फ्रेंड है आपका एक्सेल। यानी बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही आप क्या करते हैं? डाटा का हेरफेर करते हैं और डाटा को अपने संग्रहित कर सकते हैं। परिधि उपकरण यानी फेरिकल आपके जो डिवाइस होते हैं कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परिधि कंप्यूटर नहीं है? यानी वो डिवाइस जो आपके सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, ठीक, उनमें से कौन सा डिवाइस है जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता? तो माउस भी कनेक्ट होता है, स्कैनर भी कनेक्ट होता है, प्रिंटर भी कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड नहीं होता है। मदरबोर्ड तो खुद सीपीयू में लगा होता है। ये इसी में सभी चीजें आपकी कनेक्ट रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? अच्छा, अन्य उपयोग के संगीत, फाइल्स या छवियां साझा करना, तो इससे तो आपका वायरस आ सकता है, तो ये तो सही है। प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं फाइल्स बनाना,
स्पैम ईमेल या ईमेल संग्रहण खोलना, तो इससे भी भैया स्पैम से तो आपका हो सकता है। निःशुल्क गेम, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स, अन्य प्रणालियों को डाउनलोड करना, डाउनलोडिंग से भी आ सकता है। जो आपका पीडीएफ बनाना है, यानी जो आप पीडीएफ वगैरह बनाते हो, आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी, यानी पीडीएफ बनाने से आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता। 132 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? 1940, 56, 63, 72, 57, 62 या 1973 से वर्तमान। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वो 1940 से 56, जो तीसरी पीढ़ी थी वो थी 63 से आपकी 72, सेकंड वाली पीढ़ी आपकी 1957 से 62। पहली वाली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पे थे। किस पे थे फ्रेंड्स? आपके वैक्यूम ट्यूब पे। तीसरी वाली किस पे थे? आईसी चिप पे। वहीं सेकंड वाले थे आपके ट्रांजिस्टर पे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ? तो अभी हम लोगों ने देखा था 1963 से 1972, ऑप्शन नंबर बी। और ये कंप्यूटर आईसी चिप पर आपके बेस्ड थे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए एक तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को घटाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए, या सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइप्रोपिया, मायोपिया या एस्टिमैग्नेटिज्म? तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका मायोपिया। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष के रूप में जानते हैं, और निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं ये भी पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए फ्रेंड हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ता है। कंफ्यूज मत होइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी जंग लगता है यानी MgO2, जब भी आपका जंग लगता है तब आपका क्या होता है? तब आपका MgO2 नहीं होगा, यहाँ पे फेरस होगा, Fe होगा। तब आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु को निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? चांदी, कोबाल्ट, निकिल या पारा? तो पारे के हुए जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग अमलगम कहते हैं। और पारे के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह कमरे के ताप पर भी कैसी रहती है? द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ये पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस का मुख्य रूप से क्या नाम है? गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो ये फ्रेंड कौन सा है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग जठर रस या HCl के नाम से जानते हैं। अगला है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? यानी सूरज की एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में। केल्विन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन? तो ये आ जाएगा आपका फ्रेंड फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, जिससे आपका जो प्लांट है वो क्या बनाता है? अपना खाना बनाता है। नारंगी का फल प्रचुर स्रोत होता है। नारंगी का फल प्रचुर स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या विटामिन का? तो नारंगी का जो फल होता है फ्रेंड ये विटामिन का स्रोत होता है। यानी संतरे में कौन सा होता है? वो होता है विटामिन आपका सी। ध्यान रखिएगा। अगला है, जुलाई 2022 ने किन दो राज्यों में 7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामशई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, और असम और मिजोरम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असम और अरुणाचल प्रदेश ने नामशाई घोषणा पे क्या किया है? आपका सिग्नेचर कर दिया है, जिससे इनके बीच का जो सीमा विवाद था वो समाप्त हो चुका है। 15 अगस्त 2022 को किस संस्था या संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है? तो ये फहराया है आपका स्पेस किड्स इंडिया ने। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 143। अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और ये कौन है आपके? ये है आपके जगदीप धनखड़। ये आपके भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। जबकि द्रौपदी मुर्मू आपकी क्या बनी है? ये आपकी बनी है पहली आदिवासी महिला प्रधानमंत्री। अगला है, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहां किया गया? पेरिस, दुबई, दोहा या न्यूयॉर्क? ये फ्रेंड किया गया आपका
दुबई में। दुबई यानी UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? तो ये नाम है फ्रेंड आपका CTB। ध्यान रखिए क्या है आपका CTB। ठीक, और ये कहाँ होगा? ये होगा आपका पुणे में। पुणे कहाँ पड़ता है? पुणे पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। अगला है, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने देश का पहला अमृत सरोवर उद्घाटन किया था? तो वो किया था फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश में। और ये आपका पिट में पूछा गया था। कहाँ हुआ है? रामपुर के पटवई गांव में। कहाँ हुआ है? रामपुर के पटवई गांव में। अमृत काल में अमृत सरोवर जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये चीज हम लोग ध्यान रखिएगा। आगे आता है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो इस जीता है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में टीम का नाम क्या है फ्रेंड आपका? भोपाल। लेकिन अब आपकी 22-23 भी खेली जा चुकी है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये जीता है किसने? ये जीता है आपका सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने ईरानी कप और रणजी कप दोनों आपके जीते हैं। अगला है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फ्रेंड आपके डॉक्टर रामदरस मिश्रा को। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अब 32वां सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। और जो 32वां सरस्वती सम्मान है ये शिव शंकरी को दिया जा चुका है। ध्यान रखिएगा। तो अब ये वाला जहां तक पूछने के चांसेस ज्यादा है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में या शीतोष्ण वनों में? तो भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और जो 20 से 0 डिग्री की रेखा जाती है, इसके आसपास का जितना भी एरिया होता है ये जिसमें संयुक्त आपकी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपके ये कहलाते हैं। अगला है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, यह गैस कौन सी कहलाती है? तो ये गैस कहलाती है फ्रेंड आपके मेथेन, इसे हम लोग CH4, इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, इसी को हम लोग नेचुरल या प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है। और CNG में सबसे ज्यादा मात्रा भी किसकी होती है? मीथेन गैस की ही होती है। फ्रेंड, ये हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैंने बार बार आपको बोलता नहीं हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।